आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डायनामिक एनर्जी को डिस्कस किया था और उसका एक्सप्रेशन आप लोगों को याद होगा कि डायनामिक एनर्जी जो है वो हाफ टाइम्स कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज स्क्वायर है, ठीक है। और अगर आप पावर की बात करें तो आपको इसका टाइम एवरेज लेना है, तो डिवाइड बाई टी करेंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी और 1/t इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो डायनामिक पावर इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वोल्टेज स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करने का इफेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट लीनियर है, लेकिन वोल्टेज स्क्वायर, वो जो वोल्टेज स्क्वायर, इसको अगर वोल्टेज को आप रिड्यूस करते हैं तो आपका डायनामिक पावर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी अगर आप वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसीलिए तकरीबन 20 सालों में 5 वोल्ट से 1 वोल्ट पे आपकी चिप ऑपरेट करना शुरू हो गया है। ओके, तो अब हम ये देखते हैं, कुछ टेक्निक्स देखते हैं कि आपकी जो डायनामिक जो पावर डेसिपेशन है या जो पावर आपकी कंजम्पशन है उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो नंबर 1 इज के डू नथिंग वेल। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इनएक्टिव मॉड्यूल्स हैं, मैंने आपको कई दफ़ा एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एडिशन करनी है और आपकी ALU में सिर्फ एडर यूज़ हो रहा है, तो आपकी ALU में सिर्फ एडर नहीं है और बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। माइक्रो प्रोसेसर में ALU के अलावा बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, तो अगर आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो इनएक्टिव मॉड्यूल्स हैं आप उनको ऑफ कर दें, ठीक है, तो आपकी पावर जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, पावर कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगी। आजकल जो सबसे ज़्यादा टेक्निक यूज़ होती है प्रैक्टिकली, इवन आपके लैपटॉप्स और माइक्रो डेस्कटॉप्स के अंदर भी ये यूज़ हो रही है, उसका नाम है डायनामिक वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी स्केलिंग, ठीक है। उसमें कुछ ऐसा होता है कि आपके जो माइक्रो प्रोसेसर है वो डिफरेंट क्लॉक रेट्स पे ऑपरेट कर सकता है, यानी हम उसे फिक्स नहीं कर देते। यानी अगर आपका 4 गीगाहर्ट्ज़ के माइक्रो प्रोसेसर है, 4 गीगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, हम उसे मल्टीपल फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट कर सकते हैं। हम उसे अगर 4 गीगाहर्ट्ज़ रेटेड फ्रीक्वेंसी उसकी लिखी हुई है तो हम उसे 2.8 पे ऑपरेट कर सकते हैं, 3.2 पे, किसी भी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एक स्मॉल सेट है फ्रीक्वेंसीज का जिसमें हम उनको ऑपरेट कर सकते हैं डिफाइंड फ्रीक्वेंसीज पे, ठीक है। और इसी तरह जो वोल्टेजेस हैं, 5 वोल्ट आपने देखा, ये 5 वोल्ट टू 1 वोल्ट पे आप चले गए हैं, लेकिन हम ये डायनामिक वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी स्केलिंग में ये करें कि वोल्टेजेस की भी हम सेट्स डिफाइन करें, यानी हम अपने माइक चिप को 5 वोल्ट पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, 1.5 पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, डिफरेंट वोल्टेजेस पे हम अपनी फ्रीक्वेंसी को, माइक्रो प्रोसेसर को ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये एक्सप्रेशन देखें तो आपका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपकी पावर डेसिपेशन जो है वो डिपेंडेंट है, तो आप आइदर फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे या वोल्टेज को चेंज करेंगे। तो हम ये करेंगे कि हम अपने माइक्रो प्रोसेसर को डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे या डिफरेंट वोल्टेजेस पे ऑपरेट करेंगे। तो ये एक कर्व है, आप देख सकते हैं अगर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करें तो आपकी पावर डेसिपेशन क्या है, ठीक है। और अगर आप फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करें आपकी पावर डेसिपेशन रिड्यूस हो गई है, और फर्दर फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करें आपकी पावर डेसिपेशन अगर यहाँ पे देखें तो ये भी 60% के ऊपर आ गई है। और अगर आप डायनामिक वोल्टेज स्केलिंग यूज़ करें तो अगेन वोल्टेज का इफेक्ट जो था वो क्वाड्रेटिक था, ठीक है। तो अगर आप वोल्टेज को रिड्यूस करें तो आप देखें आपकी पावर जो है कहाँ 60% से 20% के ऊपर आ रही है। और जहाँ यहाँ पे अगर आप देखें 93, ठीक है, कंप्यूटेशन लोड जो है आपका ये 93% के ऊपर जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे 100% आपकी पीक है, यानी 100% आप पीक पावर कंज्यूम करें। लेकिन डायनामिक वोल्टेज फ्रीक्वेंसी स्केलिंग पे आप कुछ इस पॉइंट पे करके देखें, क्योंकि आगे कंटिन्यू नहीं हुआ आपकी बुक के अंदर। तो अगर हम लेट्स सपोज 64 पे ही देखें तो 64 पे आप अराउंड 94%, 93% पावर डिसिपेशन है, परसेंटेज ऑफ पीक लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। तो 64 पे आपका जो पावर डेसिपेशन है डायनामिक वोल्टेज स्केलिंग की वजह से आप अराउंड 10% के ऊपर है, 15% के ऊपर आपकी पावर डेसिपेशन आ गई है। तो ये डायनामिक वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी स्केलिंग जो है इसमें आप अपनी पावर को बहुत ज़्यादा उसकी डेसिपेशन को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं, आप इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाती है आपकी पावर कंजम्पशन में, ठीक है। और नंबर 2, एक जो नेक्स्ट टेक्निक है उसमें यह कि आप स्पेसिफिकली अपने किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को टारगेट करते हैं और उसमें पावर कंजम्पशन को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो आपके जो रैम्स हैं, डायनामिक रैम्स हैं, उनमें आपके लो पावर मोड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। वो एक्टिव हो जाते हैं आपकी पावर को रिड्यूस करने के लिए। और हार्ड ड्राइव की एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, हार्ड ड्राइव में प्लेट्स होती हैं जो स्पिन करती रहती हैं, तो
अगर वो हार्ड ड्राइव यूज़ नहीं हो रही तो आपके स्लो स्पिन मोड जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और आपकी पावर डेसिपेशन जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है ओवरक्लॉकिंग। ठीक है, उसमें आप ये करते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा टास्क है जो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि कंप्यूटेशनली हंग्री है, यानी कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा मांग रहा है, तो आप उसे अपने माइक्रो प्रोसेसर को थोड़ी देर के लिए ओवरक्लॉक पे ऑपरेट करेंगे। ठीक है, 10% ऑफ द नॉमिनल ओवरक्लॉक रेट और नॉमिनल क्लॉक रेट। तो उससे ये होगा कि आपका टास्क परफॉर्म हो जाएगा, जल्दी परफॉर्म हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस ओवरक्लॉकिंग की वजह से आपकी जो चिप है, माइक्रो प्रोसेसर है, वो हीट अप हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे ज़्यादा देर के लिए ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर आप 4 गीगाहर्ट्ज़ का आपका माइक्रो प्रोसेसर है तो आप उसे 4.2 गीगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करना शुरू कर दें, दैट इज़ ओवरक्लॉकिंग। ठीक है, लेकिन इससे ये होगा कि चिप बंद करने का खतरा होगा। आप अब इसको ओवरक्लॉकिंग को ज़्यादा देर तक नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, इंटेल ने ये इसको टर्बो मोड का नाम दिया था और 2008 में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अगेन आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये टर्बो मोड्स अवेलेबल हैं। ये किसी भी वक्त एक्टिव हो जाते हैं, कई दफ़ा आपको पता चलता है, कई दफ़ा आपको नहीं पता चलता। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको ऑफ भी कर सकता है आपका टर्बो मोड को, लेकिन आपको वो आपको विदाउट नोटिफिकेशन आपको बताएगा नहीं कि मैं टर्बो मोड ऑन कर रहा हूँ या ऑफ कर रहा हूँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, तो ये प्रोग्रामर्स के लिए एक शॉकिंग सी चीज़ होती है कई दफ़ा। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया परफॉर्मेंस का। ठीक है, और आप परफॉर्मेंस की बात कर लें या हमने लेटेंसी की भी बात की थी। ठीक है, लेटेंसी क्या थी? एक स्टार्ट और एंड, एक स्टार्ट और फिनिश के दरमियान जो टाइम है किसी टास्क का, उसको हमने लेटेंसी का नाम दिया था। ठीक है, तो अब हमने ये भी कहा था एक टास्क होगा, आप उसे कंप्यूटर पे रन करेंगे और उसी टास्क को आप सेकंड कंप्यूटर पे रन करेंगे, तो तब आपको उनकी पावर डेसिपेशन की परफॉर्मेंस का पता चलेगा कि कौन सा कंप्यूटर जो है वो आपकी पावर डेसिपेशन उसमें कम है। ठीक है, तो कई दफ़ा ये होता है आपने एक कंप्यूटर पे, अपने कंप्यूटर पे एक टास्क रन किया और लेट्स सपोज उसने 10 सेकंड्स ले लिए, लेट्स सपोज। ठीक है, तो आप उसे कई दफ़ा दोबारा रन करेंगे तो 9 सेकंड ले लेगा, कई दफ़ा आप उसे रन करते हैं वो 11 सेकंड ले लेगा। तो ये टाइम वेरी हो रहा है। तो आप वजह बता सकते हैं टाइम वेरी क्यों हो रहा होगा? कोई आप में से बता सकता है? नहीं, आपने एक ही टास्क रन किया है और वो टास्क जो है वो डिफरेंट टाइम ले रहा है आपके एग्जीक्यूशन के लिए। जी, कोई रीज़न बता सकते हैं मुझे आप में से? सर डिफरेंट टाइम का मतलब कि हमने एक बार उसको ऑन किया फिर ऑफ करके दोबारा ऑन किया तो वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट एग्जीक्यूशन टाइम लेगा, ये आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो टाइम कितना ले रहा है। लेट्स सपोज आपने एक प्रोग्राम लिखा है सी में और उसको कंपाइल किया और जब आपने उसे रन किया है तो स्टार्ट से फिनिश तक उसने 10 सेकंड्स लिए, लेट्स सपोज। ठीक है, तो आपने 1 घंटे बाद वही टास्क दोबारा परफॉर्म किया और तब उसने 9 सेकंड्स ले लिए। फिर 1 घंटे बाद दोबारा रन किया, उसी टास्क ने आपके 13 सेकंड्स ले लिए। तो इसकी रीजन क्या है? सर तो डिपेंड करता है बैकग्राउंड। पहले 165 आंसर करते हैं मुझे, 165 मुझे आंसर कर दो। सर एक रीज़न तो ये हो सकती है कि इंस्ट्रक्शंस जो सीपीयू की तरफ इंस्ट्रक्शंस आ रही हो वो पाइपलाइन बिजी हो, ज़्यादा टाइम लेने की, कम टाइम लेने की वजह ये हो सकती है कि पाइपलाइन फ्री हो। दूसरी रीज़न कैशे मेमोरी का अवेलेबल होना या ना होना हो सकता है। अगेन आपका कंप्यूटर है, जब आप उसमें प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है एक दफ़ा आपने कैश निकाल के रन किया और दूसरी दफ़ा आपने कैश लगा के रन किया। और पाइपलाइन जो है वो ऐसा नहीं है कि आपने माइक्रो प्रोसेसर से पाइपलाइन को निकाल के बाहर फेंक दें या उसे निकाल के अटैच कर दें, तो ऐसा नहीं है। आपने आपने अपने ही कंप्यूटर के ऊपर उस प्रोग्राम को टेस्ट किया है। तो मतलब बैकएंड में भी कुछ प्रोसेस चल रहे होंगे ना, मेरा मकसद कहने का ये था। ओके अगर लेट्स सपोज आपके बैक एंड पे कोई प्रोसेसेस रन नहीं कर रहे, सिर्फ आपका टास्क रन कर रहा है, देन तब क्या रीजन हो सकती है? ओके, कोई और, जब ये कोई और आंसर करना चाह रहे थे, लेट्स सपोज कोई और टास्क नहीं रन कर रहा, सिर्फ आप अपना टास्क रन कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कोई और आपके बैक एंड पे कोई और प्रोसेसेस रन नहीं कर रहे, देन रीजन? सर उसकी ये वजह हो सकती है कि जब हमने पहले रन किया, जब 10 सेकंड्स लिए तो वो लो पावर मोड पे ऑपरेट कर रहा था, क्या कहते हैं, आपकी रैम या आपका प्रोसेसर जो है।
कम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा था या फिर कम वोल्टेज पे, और जब हमने बाद में रन किया तो वो हाई परफॉर्मेंस पे रन कर रहा था, तो वो जल्दी हो गया टास्क। यस उसके अब अगेन में आपका आंसर किसी हद तक ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया कि आपके जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है टर्बो मोड है, इंटेल इसे टर्बो मोड कह रहा है। तो होता ये है कि ये जो मैंने आपको कहा टर्बो मोड ओवरक्लॉकिंग की वजह से ना आपका जो चिप है वो बर्न हो रही है, हीटअप हो रही है, ठीक है। तो आपने कई दफ़ा ये होगा कि आपका रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी गर्मियों में आप अपने कोड को रन करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कूलिंग रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे लो फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करना शुरू कर देगा ताकि हीट डेसिपेशन कम हो। अब जब लो फ्रिक्वेंसी पे आप उसे ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका टाइम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको कई दफ़ा पता भी नहीं चलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कई दफ़ा टर्बो मोड ऑन कर देगा और आपको पता भी नहीं होगा, तो आपका प्रोग्राम जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये आपको ये एक प्रॉब्लम प्रोग्रामर्स के लिए हैरत होती है कि भाई मेरा प्रोग्राम तो इस दफ़ा बहुत जल्दी रन हो गया, पहले तो बहुत देर ली थी, ठीक है। तो उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि उसका बैक एंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम टर्बो मोड ऑन कर रहा होता है, कई दफ़ा से ऑफ कर रहा होता है, फ्रीक्वेंसी उसकी रिड्यूस कर रहा होता है। यस, जो आपने लास्ट में जो मुझे आंसर मिला है वो ठीक है, ठीक है। उससे पहले जो था उसमें उनकी एक बात ठीक थी लेकिन उसको हम इग्नोर कर रहे थे। हमारी असम्पशन ये थी कि हमारे भी और प्रोसेसेस रन नहीं हो रहे। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है, तो हमारी असम्पशन ये है कि हम कोई और प्रोसेसेस बिजी नहीं है, सिर्फ आपका टास्क जो है, आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है जी। अब तक कोई क्वेश्चन है यहाँ तक पूछ लें, वरना हम स्टैटिक पावर के ऊपर चलते हैं। ओके जी। ग्राफ था दोबारा बता दें। सॉरी, पिछली स्लाइड वाला ग्राफ दोबारा बता दें। यस, यहाँ पे आप देख सकती हैं नंबर 1 जो ये ग्राफ हम यहाँ बेसिकली यहाँ से हमें मिल रहा है, इसमें आप देख सकती हैं फ्रीक्वेंसी लीनियरली डिपेंडेंट है पावर के, और वोल्टेज स्केयर जो है वोल्टेज जो है वो क्वाड्रेटिकली डिपेंडेंट है आपकी पावर डेसिपेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर रहे हैं तो आपका पावर रिड्यूस हो रही है, लेकिन फिर वोल्टेज को आपने अगर रिड्यूस किया, ये डायनामिक वोल्टेज स्केलिंग है, अगर आप वोल्टेज को रिड्यूस कर रही हैं तो आपकी पावर डेसिपेशन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है, यानी कम हो गई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ और पूछना चाह रही हैं इसमें या यही देखना चाह रही थी? यही क्वेश्चन था आपका? जी ओके। अगेन आप में से मुझे कोई भी इंटरप्ट कर सकता है, और अगर कोई ऐसा लगा कि पिछली किसी स्लाइड में आप कुछ मिस कर गए हैं तो आप मुझे वो भी इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें उस स्लाइड में या कुछ ये पीछे मसला हुआ या हमें समझ नहीं आया, तो आप मुझे इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं, मैं चलो आपको इसका आंसर कर दूंगा, ठीक है जी। तो अगेन स्टैटिक करंट की बात करते हैं। यस, ये क्वेश्चन है। टर्बो मोड की बात जी जी Yes. आपने साइड में टर्बो मोड की बात की है, तो टर्बो मोड कब एक्टिवेट होता है? टर्बो मोड कब एक्टिवेट होता है? टर्बो मोड जो है आपकी पावर रिड्यूस करने के लिए ना, पावर रिड्यूस करने के लिए, पावर डेसिपेशन को रिड्यूस करने के लिए लेट्स यूज़ होता है। लेट्स सपोज आपने एक टास्क परफॉर्म करना है और वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनली हंग्री है, अगर आप उससे नॉमिनल क्लॉक पे ऑपरेट कर रहे हैं, वो देर ले रहा है और उससे उसकी वजह से हीट डेसिपेट हो रही है, ठीक है। कोई भी कोड रन करेंगे आप हीट डेसिपेट होगी, लेकिन एक ओवरक्लॉकिंग में ये होता है टर्बो मोड जिसमें बेसिकली ओवरक्लॉकिंग हो रही है, वो ये कर रहा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ये करता है, टर्बो मोड ऑन करता है, आपका माइक्रो प्रोसेसर हाई क्लॉक पे ऑपरेट करना शुरू कर देता है। हाई क्लॉक पे ऑपरेट करने से आपका प्रोग्राम जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है और उसके बाद फिर आप आइडल स्टेट में चले जाते हैं, यानी अपना टास्क परफॉर्म करने के बाद आप स्टॉप हो जाते हैं। अगर आपका बहुत लंबा टास्क है, लेट्स सपोज एक बहुत ही आपने लंबी सी लूप लगाई हुई है और आप कोई आपके 4-5 20-30 घंटे लग रहे हैं आपके प्रोग्राम को रन होने के लिए, तो अगेन ओवरक्लॉकिंग को आप 20-30 घंटे के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एक छोटा सा टास्क है, थोड़ी देर के लिए आप ओवरक्लॉकिंग हुई और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने माइक्रो प्रोसेसर से आपका काम जल्दी से करवा लिया, लेकिन उसकी भी लिमिट है कि आपका काम कितना बड़ा है। अगर छोटा सा काम है तो थोड़ी देर में उसने ओवरक्लॉकिंग करके आपका काम किया और फिर दोबारा वापस नॉमिनल क्लॉक पे चला गया। क्लियर है? कुछ और पूछना चाह रही हैं? ये पूछना चाह रही हैं या समझ आ गया? जी सर समझ आ गया। ओके गुड। ओके जी, स्टैटिक पावर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम ना चाहते हुए भी हमारी पावर डेसिपेट हो रही होती है, ठीक है। कुछ भी नहीं कर रहे, माइक्रो प्रोसेसर आइडल है, लेकिन स्टिल उसकी पावर डेसिपेट हो रही है और ये 25 to 50% ऑफ टोटल पावर
है आपका पार्ट है, उसका पार्ट है आपकी टोटल पावर का, ठीक है। तो ये इसकी मेन रीज़न जो है वो लीकेज करंट की वजह से है। लीकेज करंट आप लोग जानते हैं ट्रांजिस्टर्स में क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक पावर है ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, स्टैटिक करंट के। यहाँ पे स्टैटिक करंट की बात हो रही है जो आपका जो आपके ट्रांजिस्टर में फ्लो कर रहे होते हैं, और एक वोल्टेज के, ठीक है जी। यहाँ पे वोल्टेज स्केयर नहीं है, ये डायनामिक पावर की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे स्टैटिक पावर जो है वोल्टेज, सिंपल वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और अगेन स्टैटिक पावर ज़्यादा होती जाएगी जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी रीज़न है। और अगर आप लोग जो हैं वो स्टैटिक पावर को रिड्यूस करना चाहते हैं तो पावर गेटिंग एक टेक्निक है, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। पावर गेटिंग के आप कुछ ऐसा करते हैं कि आप बजाय इसके, आपका अगर एक मॉड्यूल आइडल स्टेट में है, कुछ नहीं कर रहा, तो आप उसको उसकी पावर सप्लाई कट ऑफ कर दें, पावर सप्लाई को उसकी ऑफ कर दें। तो अगर आपका मॉड्यूल यूज़ नहीं हो रहा तो इनएक्टिव मॉड्यूल की आप पावर सप्लाई को ऑफ कर दें। अगर उसे पावर नहीं मिल रही होगी तो लीकेज करंट फ्लो नहीं होंगे, लीकेज करंट फ्लो नहीं होंगे तो स्टैटिक पावर डिसिपेट नहीं होगी। तो इसको कहते हैं पावर गेटिंग। तो स्टैटिक पावर को रिड्यूस करने के लिए पावर गेटिंग एक टेक्निक है जो यूज़ होती है। इनएक्टिव मॉड्यूल्स की आप पावर को कट ऑफ कर देते हैं। कोई क्वेश्चन? ओके जी, तो ये कुछ एक आपका डायग्राम है जिसमें स्टैटिक पावर कंजम्पशन को दिखाया गया, ठीक है। ये आपकी एडिशन अगर हो रही है तो ये एडिशन, ये 8 बिट एडिशन हो रही है तो आपकी लीकेज करंट जो है पिको जॉल्स में 0.03 पिको जॉल्स यूज़ हो रही है, कंज्यूम हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपकी बुक के अंदर एक मिस्टेक है, ये फ्लोट FB लिखा हुआ है जबकि ये फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन है, फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। आपको मैंने पहले आई गेस पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ, फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स थे हमारे पास, वो जनरल पर्पस रजिस्टर्स थे। तो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर या डेसिमल नंबर्स जो हैं जब आप उसमें उनको ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्ल उनका ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट है। यहाँ पे ये FP होना चाहिए, आपकी बुक में FB लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन में आप देख सकते हैं 1.1 पिको जॉल आपकी पावर डिसिपेट हो रही है, ठीक है। ये डायनामिक रैम के अंदर आप देख सकते हैं, जब रैम के अंदर, अगेन रैम जब आपकी फ्री है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये 640 पिको जॉल रैम जो है वो आपकी स्टैटिक पावर डेसिपेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। यहाँ इस रैम के अंदर आपकी डेसिपेशन जो है वो पावर डेसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, स्टैटिक पावर डेसिपेशन। जी कोई क्वेश्चन है? ओके जी, अब तक हमने कुछ ये किया, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में और अब तक हमने इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अपने माइक्रो प्रोसेसर को डिस्कस कर लिया, इन टर्म्स ऑफ पावर हमने अपने माइक्रो प्रोसेसर को डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट माइक्रो प्रोसेसर्स को हम इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट देखते हैं कि इसमें कॉस्ट में क्या ट्रेंड है, ठीक है जी। कॉस्ट जो है वो लर्निंग कर्व ड्राइव कर रहा होता है। अब लर्निंग कर्व, किसी को कोई आइडिया लर्निंग कर्व क्या होता है? लर्निंग कर्व क्या होता है? आपसे आपकी प्रैक्टिकली आपसे यूज करते हैं डेली लाइफ में जी। कोई लर्निंग कर्व क्या होता है भाई? हर स्टूडेंट का भी लर्निंग कर्व थोड़ा डिफरेंट ही होता है। यस 165। लर्निंग कर्व पे आप कितने टाइम फ्रेम में कितनी जल्दी, मतलब क्या स्पीड है आपकी कोई चीज लर्न करने की? ओके जी, काइंडली माइक को म्यूट कर दें। लर्निंग कर्व कुछ इस तरह है कि आप एक काम करते हैं, आपने कुछ देर में किया, लेट्स सपोज कुछ देर में किया, आपने उसी काम को दोबारा किया तो आप उसे लर्न कर चुके हैं, आपने उसे बेहतर तरीके में जल्दी कर लिया, ठीक है। तो वक्त के साथ साथ आप अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान तरीके से करना शुरू कर देते हैं, बेहतर तरीके से करना शुरू कर देते हैं। एक काम को दोबारा करेंगे आप बेहतर करेंगे, दोबारा उससे दोबारा करेंगे बेहतर करेंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर को अगर आप वक्त के साथ साथ पढ़ते जाएंगे और बार बार पढ़ेंगे तो बेहतर होता जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर होते जाएंगे, राइट। तो ये लर्निंग कर्व है। वक्त के साथ साथ जो है आपके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है। आपने एक दफ़ा चीज़ बनाई, आपने कई चीज़ें गलतियाँ की, कई गलतियाँ नहीं की, गलतियों में आपके कॉस्ट जो है वो ज़ाया हो गई, ठीक है। लेकिन अगली दफ़ा जब आपने वो चीज़ बनाई तो आप वो गलतियाँ नहीं करेंगे, और जब गलतियाँ नहीं करेंगे तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो वक्त के साथ साथ आपकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती जाती है, ठीक है। तो इसको हम लर्निंग कर्व का नाम दे रहे हैं कि आप लर्न करते जाते हैं और फिर गलतियाँ काम करते हैं तो कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, ठीक है जी। और लर्निंग कर्व को आप जब मेजर करते हैं तो आप इसको यील्ड को देखते हैं। यील्ड क्या होती है जी, कौन बताएगा मुझे? ठीक है, यील्ड क्या होती है?
जी खेती बाड़ी में यील्ड क्या होती है? यस जी तो आपका आउटपुट जो होता है उसको हम कहते हैं yield। ओके। और कोई अभी 48 ने क्या कहा है? 48 से आउटपुट कोई आपका हो किसी भी यस 30 टास्क का ओके 36 यस सर, ये मैं बोल रहा था, आउटपुट को यील्ड बोलते हैं। ओके जी। अगर हम खेती बाड़ी की टर्म्स में बात करें तो इसको पैदावार बोलते हैं, कितनी पैदावार हुई है हमें, ठीक है। और अगेन हम यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर्स के बीच बोल रहे हैं, और माइक्रो प्रोसेसर्स हमारी प्रोडक्ट है, और कितने हमारी प्रोडक्ट हमारी जो यील्ड है उस पैदावार कितनी है, हमारे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, यहाँ पे पैदावार की टर्म्स में यूज हो रहा है। ये इनपुट आउटपुट भी है, यहाँ पे हम माइक्रो प्रोसेसर बना रहे हैं, कोई कंप्यूटर बना रहे हैं, और उसकी कॉस्ट को देख रहे हैं, ठीक है जी। प्राइस डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। यस, अगर आप एक बल्क में कोई चीज़ बनाएंगे, थोड़ा अगेन कोई इकोनॉमी से रिलेटेड, जिन इकोनॉमी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों ने पढ़े होंगे, बल्क में चीज़ बना रहे हैं तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, ठीक है जी। कॉस्ट डिक्रीजेज 10% लेस फॉर ईच डबलिंग ऑफ द वॉल्यूम। आपने 10 यूनिट्स बनाए, 20 यूनिट्स बनाएंगे, 10,000 यूनिट्स बनाएंगे तो डबल करेंगे, 20,000 यूनिट्स में आपकी कॉस्ट 10% रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट। यस, ये डेवलपमेंट कॉस्ट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पास आउट होने के बाद अगर स्टार्टअप की साइड पे जाते हैं ना, तो आप एक चीज़ जब डेवलप करेंगे ना, एंटरप्रेन्योरशिप भी आप आई गेस इस सेमेस्टर में पढ़े होंगे या पहले पढ़ ली होगी, मुझे नहीं पता। तो अगर आप डेवलप कर रहे हैं ना कोई नई चीज़, तो डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने एक बार डेवलप कर ली और उसमें गलतियां ख़त्म कर दी, लर्निंग कर्व वाली जो गलतियों की मैंने बात की ना, आपने गलतियां ख़त्म कर दी, और अब आपने उसकी पैदावार शुरू कर दिया ना, अभी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया अपनी प्रोडक्ट की जो भी आपने डेवलप की है, तो डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होती है। एक दफ़ा बना ली तो बस आप बनाते जाएंगे, और बल्क में बनाएंगे तो कॉस्ट रिड्यूस होती जाएगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा बल्क में बना रहे हैं तो डेवलपमेंट कॉस्ट का इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है जी। ये एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप पढ़ रहे हैं या पढ़ लिए तो आप लोग इसको देख लेंगे और आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अगेन आप मुझसे भी पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन है इस बारे में। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स की हम बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट ये क्या है जी? ये कॉस्ट ऑफ डाई है। डाई अभी मैं आपको आगे अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। प्लस कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग डाई, डाई बन गया उसे आपने टेस्ट भी करना है, और कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग एंड फाइनल टेस्ट। ये सारी कॉस्ट जो हैं आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर हैं, डिवाइड बाय फाइनल टेस्ट यील्ड। जो फाइनल यील्ड है आपकी उससे आपने डिवाइड कर दिया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक पैरामीटर है कॉस्ट ऑफ डाई, ये आपने कैसे कैलकुलेट करना है? वो आपने ऐसे कैसे कैलकुलेट करना है कि वो इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करना है। इसमें कॉस्ट ऑफ वेफर है, वेफर क्या होता है और डाई क्या होता है, अभी आपको अंदाज़ा कईयों को शायद पता हो, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ी देर तक बता दूंगा। तो एक वेफर होता है, उस वेफर्स के अंदर आप बहुत सारे डाइज बनाते हैं, ठीक है। तो एक लार्ज सा वेफर होता है, उसके अंदर छोटे छोटे डाइज होते हैं, और उस डाई के ऊपर आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट जो है होता है वो बनता है और वो चिप बन जाती है, ठीक है। तो वेफर एक लार्ज, अभी आपको मैं आगे एक डायग्राम में भी दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ वेफर डिवाइड बाय डाइज पर वेफर, ठीक है। तो एक वेफर में कितने डाइज हैं इनटू डाई यील्ड, तो इस एक्सप्रेशन से आप डाई की कॉस्ट निकालेंगे। ये कॉस्ट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे डाइज पर वेफर जो है वो किसके इक्वल है, वो आप इस एक्सप्रेशन से निकाल रहे हैं। अब इस एक्सप्रेशन से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता चलूँ। ये आपका एक वेफर है, ठीक है। ये एक सर्कल की फॉर्म में, और इस सर्कल के अंदर आपने छोटे छोटे जो आपको स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं ये आपके डाइज हैं, ठीक है। और ये हर डाई के ऊपर एक माइक्रो प्रोसेसर है। अगर माइक्रो प्रोसेसर नहीं भी है तो कोई भी इंटीग्रेटेड सर्किट है, ठीक है। तो ये एक सर्कल जो है पूरा जो डिस्क सी है ये वेफर है, और इसके अंदर डिफरेंट जो स्क्वायर्स आपको नजर आ रहे हैं ये डाइज हैं, ठीक है। तो अब डाइज पर वेफर जो है, ये आपने नंबर ऑफ डाइज जो हैं वो पर वेफर किस तरह आपने निकालने हैं, तो ये पाई आर स्क्वायर जो एरिया ऑफ सिलेंडर है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, वो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये डायामीटर ऑफ वेफर है, और आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास रेडियस आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डाई एरिया। अब ये जो टर्म है, ये टर्म ये आपने सब्ट्रैक्ट किया है। ये सब्ट्रैक्ट आपने इसलिए किया है क्योंकि आपका कुछ वेफर ज़ाया जाता है। उसकी रीज़न ये होती है, अगर आप इसको इस डायग्राम को बुक में, आपकी ये बुक डायग्राम अवेलेबल है, अगर आप इस डायग्राम को जूम करें और या इंटरनेट पे भी अगर आप इस तरह की डायग्राम्स को सर्च करें तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपका जो पेरीफेरी है, ये सर्कमफेरेंस है इस सर्कल का,
इसके जो एजेस पे आप रेक्टेंगल्स या स्क्वायर्स बनाएंगे तो दो स्क्वायर्स के दरमियान एक स्पेस रह जाएगी। इस स्पेस को कहते हैं स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है वो यहाँ इन जगहों पे आपका वेफर जो है वो ज़ाया जाता है। ठीक है, आप एक दो स्क्वायर्स हैं तो यहाँ पे करके, जैसे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ज़ाया गया हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे आप देखें एक छोटा सा पार्ट है जो ज़ाया किया गया है। दो स्क्वायर्स हैं, यहाँ पे स्क्वायर्स हैं, यहाँ पे आप स्क्वायर को डाई नहीं कर सकते, वो एक साइड उसकी कर्व बन जाएगी, तो ये प्रॉब्लम होगा, ये यहाँ पे वेफर आपका ज़ाया जाएगा। इस तरह माइनर से जो है वो आपका वेफर ज़ाया जाता है और इसकी वजह से ये जो टर्म है हमने इसमें से सेपरेट की हुई है। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक्सप्रेशन है जिसमें से आप कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसके अंदर भी जो आपका एक पैरामीटर है डायल यील्ड, ये जो पैरामीटर है डायल यील्ड, ये बोस आइंस्टाइन फार्मूला है। ये आपको बताता है कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ गुड डाइज ऑन अ वेफर। कई दफ़ा आप डाई बनाएंगे और वो अच्छा नहीं होगा, आप उसे ज़ाया कर देंगे। ठीक है, और सिर्फ अच्छे डाइज जो हैं वो आप उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन बोस आइंस्टाइन फार्मूला, इस एक्सप्रेशन से आप डाई यील्ड को कैलकुलेट करते हैं। अब इसके अंदर एक पैरामीटर है डिफेक्ट्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, कितने डाइज जो हैं वो आपके ख़राब हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 2010 में ये पैरामीटर है 0.016 टू 0.057 डिफेक्ट्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये बहुत लो है और ये फर्दर रिड्यूस हो गई हुई है। और ये जो कैपिटल N है ये प्रोसेस कम्प्लेक्सिटी फैक्टर है। ये अगेन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड पैरामीटर है कि आपको इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाने के लिए कितनी कम्प्लेक्स प्रोसेस है वो। तो अगर ये फैक्टर N जो है वो उस कम्प्लेक्सिटी को डिफाइन कर रहा है, प्रोसेस कम्प्लेक्सिटी फैक्टर को, राइट। तो इट इज़ 11.5 टू 15.5 फॉर 40 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। और ये अगेन ये जो आपके जो पैरामीटर गिवन है, ये जो वैल्यूज गिवन है, ये 2010 की हैं। ठीक है, आई गेस आपकी बुक के अंदर 2017 की भी वैल्यूज गिवन होंगी, लेकिन अगेन आप इसको इजीली सर्च कर सकते हैं कि 2021 में या 2020 की जो वैल्यूज हैं वो क्या है। ठीक है जी, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सर जो ये वेफर होता है सिलिकॉन का, इसको Yes. हम रेक्टेंगुलर शेप में क्यों नहीं प्रोड्यूस करते? आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने बहुत सारी चिप्स देखी होंगी वो रेक्टेंगल भी होती हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपका पर्पस ये होता है कि आपका ये जो वेफर है ये ज़ाया ना जाए। ठीक है, अगेन आप देख सकते हैं ये सारे पैरामीटर्स आपको मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो आपका पर्पस यही होगा कि आपका वेफर जो है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। यही सब मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप कह रहे हैं सर्कुलर है जो वेफर है ना, यस, जो यूज हो रहा है। यस, तो अगर हम वेफर को रेक्टेंगुलर बनाएं तो उसमें तो लॉस नहीं होगा इस तरह। यस 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 यस, आप ये कह रहे हैं कि आप वेफर को जो है वो रेक्टेंगल बनाने के बजाय हम उसको सर्कल बना रहे हैं, राइट। ये तो ये अगेन ये जो टेक्नोलॉजी है, जो नैनोमीटर टेक्नोलॉजी से आप कह रहे हैं, जिसमें आप फैब्रिकेशंस कर रहे हैं, तो फैब्रिकेशंस के अंदर ये जो वेफर है आपका, ये आपका सर्कल्स के अंदर अवेलेबल है। अब उसके पीछे क्या रीज़न है ये एक डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, हाँ ये आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगेन इसमें से आप एक रेक्टेंगल ले लें और उस रेक्टेंगल के ऊपर उसका सारा यूज़ कर लें। लेकिन अगेन ये वेफर्स जो हैं आपके पास सर्कल्स में अवेलेबल हैं। और आप सारों को मैं एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, ये एक रियल वेफर आपकी यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में किसी एक लैब में, या आप लोग जब यूनिवर्सिटी ओपन होती है आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो उसे ज़रूर सर्च कीजिएगा, एक लैब में किसी वॉल के साथ हैंग हुआ है और वो भी सर्कल है। ठीक है जी, लेकिन अगेन आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो फैब्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे ये सर्कल की फॉर्म में अवेलेबल है। आई डोंट नो मैंने इसके पीछे बैक एंड पे क्या रीज़न है, लेकिन ये सर्कल की फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। प्रैक्टिकली अगर आप देखें, अगर ये रेक्टेंगल हो तो बाकी ये ज़ाया नहीं होगा, लेकिन अगेन ये सर्कल की फॉर्म में अवेलेबल होता है। बिल्कुल इसी तरह कई चीज़ें रॉ फॉर्म में अवेलेबल होती हैं और आप उसको इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, आपने उसे बाद में ठीक करना होता है। तो आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि रॉ फॉर्म में जो वेफर में अवेलेबल है वो सर्कल है। ठीक है, उसकी रीज़न होंगी, इसके पीछे जो रीजन होंगी ना वो प्योरली फिजिक्स उसके अंदर इन्वॉल्व होगी, कि फिजिक्स, इसके पीछे कुछ फिजिक्स होगी जिसकी वजह से हम इसको रेक्टेंगल नहीं बना सकते होंगे। ठीक है, और ये जो आप देख सकते हैं ये 200 मिलीमीटर डायामीटर का वेफर है। ठीक है, और इसके अंदर 3712
चिप्स हैं, ठीक है, इस डाई के अंदर। अच्छा, एक नंबर 1 इज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये जो एज है, जो सर्कमफेरेंस आपको नजर आ रहा है, इसकी जो बाउंड्री नजर आ रही है, इसके अलोंग कितने नंबर ऑफ वेफर्स हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ डाइज अलोंग द एज। तो इसमें आप ये देखेंगे सर्कमफेरेंस आप कैलकुलेट करेंगे वेफर का, और डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर डाई, एक स्क्वायर डाई का डायगोनल देखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे अपने सर्कमफेरेंस ऑफ वेफर से, तो आपके नंबर ऑफ डाइज अलोंग द एज आपके पास मिल जाएंगे कि एज पे आपके कितने वेफर्स हैं, ठीक है। और अगेन यहाँ पे वेफर की डायमेंशन, सॉरी डाई की डायमेंशन चेंज करने से बहुत कुछ बदल जाएगा जी। यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिक्टेट्स वेफर कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है ना, ये आपके आप ये काम करते किस तरह, यानी फैक्ट्रीज में प्रैक्टिकली ये बन किस तरह रहा है, वो वेफर कॉस्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है, वेफर यील्ड पे और डिफेक्ट्स पर यूनिट एरिया। ये आप अगर ये आप देखें ना, इन एक्सप्रेशंस में आप देखें, इन एक्सप्रेशंस में आप देखें तो आपके पास ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है ना, वो इन चीज़ों को डिफाइन कर रहा है। आपका सिर्फ और सिर्फ जो कंट्रोल है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिक्टेट कर रहा है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो कंट्रोल है वो डाई एरिया के ऊपर है, इसके अलावा आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आपके पास जो कंट्रोल है, ठीक है जी। ये एक कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दुनिया की एक सबसे बड़ी कंपनी है जो चिप्स बनाती है। इवन अगर आप भी कोई चिप बना लेते हैं तो मैन्युफैक्चर आपको ये कंपनी ही करके देगी। इसके अलावा बहुत दुनिया में चंद एक कंपनीज हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं है कि हर दूसरे मुल्क में ये कंपनी है, चाइना के पास भी नहीं है, राइट। तो ये कंपनी है, ये क्या कहते हैं, ये आपकी जो चिप्स हैं इनको फैब्रिकेट करती है। तो इनका कहना है जी कि 80 to 100 अनटेस्टेड डाइज डेट आर 1.57 into 1.7 millimeter in a 28 नैनोमीटर प्रोसेस फॉर, हाँ ये इस डायमेंशंस में 28 नैनोमीटर में ये जो चिप बना रहे हैं वो बेसिकली $30,000 में बन रही है, ठीक है जी। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं जो हमने पीछे एक्सप्रेशन देखे। फाइंड द नंबर ऑफ डाइज पर 300 मिलीमीटर वेफर फॉर अ डाई दैट इज 1.5 सेंटीमीटर ऑन वन साइड एंड फॉर अ डाई दैट इज 1 सेंटीमीटर ऑन अ साइड। यानी हमारे पास 2 डिफरेंट डाइज हैं, एक डाई जो है 1.5 सेंटीमीटर का है एक साइड से, और दूसरा डाई जो है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो अब हम देखते हैं इसको, नंबर ऑफ डाइज जो हैं वो कितने हैं। तो डाइज पर वेफर जो है, अगेन ये पिछला एक्सप्रेशन हमने इसे ये एक्सप्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये पाई आर स्क्वायर, इसमें आर जो है वो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमें रेडियस मिल जाएगा। और ये 2.25, ये जो डाई एरिया जो है, ये आप देखते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 1 साइड स्क्वायर, ठीक है। तो 1.5 इंटू 1.5 इज 2.25, और यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट किए हैं तो ये 270 डाइज हैं एक वेफर में, ठीक है। और आपने एक साइड को जिस 1.5 सेंटीमीटर को आपने 1 कर दिया है, तो आपके नंबर ऑफ डाइज जो हैं वो 640 पे चले गए हैं, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके जी, अब हम बात करते हैं डिपेंडेबिलिटी की। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स started offering service level agreement to guarantee that their networking or power service would be dependable. जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स हैं, कई दफ़ा वो आपसे कोई एग्रीमेंट करते हैं, उसको सर्विस लेवल एग्रीमेंट कहते हैं, और वो आप प्रोवाइडर और कस्टमर के दरमियान आप उसको उस टर्म्स में देख सकते हैं जहाँ पे आप इंटरनेट परचेज करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल PTCL का कनेक्शन यूज़ करते हैं तो आपके और PTCL के दरमियान भी एग्रीमेंट होता है। इसी तरह आप मोबाइल सेलुलर डेटा यूज़ करते हैं तो सेलुलर नेटवर्क प्रोवाइडर आपके जो कंपनी है टेलीनॉर जैज़ जो भी है, उसमें और आपके दरमियान कोई एग्रीमेंट होता है, आप उसे आंखें बंद करके साइन कर देते हैं। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ये कहती हैं कि भाई आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, आप इतना मिनिमम यूज़ करेंगे तो ठीक है, अगर आप इतना मिनिमम डेटा नहीं यूज़ करेंगे तो आपको कोई पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड्स में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स या ये जो
कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स में ये डिपेंडेबिलिटी क्या है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स, जैसे आप क्लाउड की बात कर रहे हैं, वेयर हाउस स्केल कंप्यूटर जो आप पीछे हमने लेक्चर्स में देखे थे, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी आपका यूज़र जो है वो कोई एक एग्रीमेंट साइन करेगा और उसमें ये होगा सर्विस अकम्पलिशमेंट्स हैं। इस SLA के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक सर्विस अकम्पलिशमेंट है, एक सर्विस इंटरप्शन है। सर्विस अकम्पलिशमेंट में ये वेयर दैट सर्विस इज डिलीवर्ड एज स्पेसिफाइड, जैसे आपको कहा गया है उसी तरह आपको सर्विस मिलनी चाहिए, ठीक है। सर्विस इंटरप्शन ये है वेयर द डिलीवर्ड सर्विस इज डिफरेंट फ्रॉम द SLA। आपको कहा कुछ किया था लेकिन देना कुछ और कर दिया। यानी आपको कहा था आपको 1 GB का 1 मेगाबिट पर सेकंड का कनेक्शन देंगे, लेकिन वो 0.5 मेगाबिट्स पर सेकंड का कनेक्शन आपको दे दिया। यानी आपको 4G का वादा किया आपके सर्विस लेवल एग्रीमेंट में, लेकिन आपको 2G प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो ये सर्विस इंटरप्शन होगी। लेकिन सर्विस एग्रीमेंट में ये स्पेसिफाई होगा कि अगर आपको 4G कहा गया तो आपको 4G ही दिया जा रहा है, ठीक है जी। तो ट्रांजिशन बिटवीन दीज 2 स्टेट्स आर कॉज्ड बाय फेलियर्स और रिस्टोरेशंस, ठीक है। अगर आप सर्विस अकम्पलिशमेंट से सर्विस इंटरप्शन में जाएंगे तो फेलियर होगा, सर्विस इंटरप्शन से सर्विस अकम्पलिशमेंट में जाएंगे तो रिस्टोरेशन होगी, ठीक है। आपके पास 2G आया, आपने हेल्पलाइन पे कंप्लेन कर दी, आपके पास वापस 4G आ गया, तो आपकी सर्विस इंटरप्शन से आप सर्विस अकम्पलिशमेंट में चले गए। तो अब इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर माइक्रो प्रोसेसर डिपेंडेबिलिटी क्या है उसको हम देख रहे हैं। और उसमें आप जो आपका जो एग्रीमेंट है आपने साइन किया हुआ है, उसमें 2 पार्ट्स हैं, सर्विस अकम्पलिशमेंट और सर्विस इंटरप्शन। इन दोनों में अमूमन स्विचिंग होती रहती है। अकम्पलिशमेंट ये बता रहा है कि आपको जो सर्विस दी जाएंगी ये दी जाएंगी, उसमें आपका सब कुछ स्पेसिफाइड है। और अगर वो नहीं मिल रहा तो आपकी सर्विस इंटरप्ट हो गई है और आप इन्हीं में स्विच करते हैं। अकम्पलिशमेंट से इंटरप्शन में जाएंगे तो फेलियर होगा, इंटरप्शन से अकम्पलिशमेंट में जाएंगे तो रिस्टोरेशन होगी, ठीक है जी। तो यस, अकम्पलिशमेंट से इंटरप्शन में जा रहे हैं तो फेलियर है, और इंटरप्शन से अकम्पलिशमेंट में जा रहे हैं तो रिस्टोरेशन है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। अगेन मैं आपको बताता चलूँ दोबारा, आप मुझे किसी भी वक्त ड्यूरिंग द लेक्चर इंटरप्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो क्वांटिफाइंग ट्रांजिशन लीड्स टू 2 मेन मेजर्स ऑफ डिपेंडेबिलिटी, ठीक है। हमने अब इसको मेजर भी करना है डिपेंडेबिलिटी को। तो उसमें जो पैरामीटर है नंबर 1, जो मेन पैरामीटर है उसका नाम है मॉड्यूल रिलायबिलिटी। आपका मॉड्यूल जो है वो कितना रिलायबल है, ठीक है। इट इज़ अ मेजर ऑफ द कंटिन्यूस सर्विस अकम्पलिशमेंट, ठीक है। आपका मॉड्यूल जो काम करना चाहता था वो जो काम उसको करना चाहिए, एक एडर है उसको एडिशन करनी चाहिए। अगर उसने एडिशन करना बंद कर दिया तो दैट इज सर्विस इंटरप्शन, ठीक है। तो कंटिन्यूसली जो सर्विस अकम्पलिशमेंट है इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं मॉड्यूल रिलायबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मीन टाइम टू फेलियर इज अ रिलायबिलिटी मेजर, ठीक है। और रेट ऑफ फेलियर इज रेसिप्रोकल एज फेलियर्स पर बिलियन आवर्स ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो रेट ऑफ फेलियर्स इसको आप कहते हैं इट इज रेसिप्रोकल ऑफ MTTF, मीन टाइम टू फेलियर, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर आपका एक मॉड्यूल है या डिवाइस है और उसका 10⁻6 आवर्स MTTF है, MTTF ऑफ 10⁻6 आवर्स है, तो रेट ऑफ फेलियर क्या है, इस MTTF का रेसिप्रोकल है 1/10⁻6, और यहाँ पे बात हो रही है पर बिलियन आवर्स, तो 10⁻9 इज 1 बिलियन। तो यहाँ से आप रेट ऑफ फेलियर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट इज 10,000 फेलियर्स इन टाइम। FIT इज फेलियर्स इन टाइम। तो ये जो रेट ऑफ फेलियर्स है आप इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज 10,000 फेलियर्स इन टाइम, ठीक है जी। ये सर्विस कंप्लीशमेंट की बात है। सर्विस इंटरप्शन इज मेजर्ड एज मीन टाइम टू रिपेयर। एक काम करने में कितने, रिपेयर करने में आपको कितनी देर लग रही है, ठीक है जी, मीन टाइम टू रिपेयर। और मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, यानी एक दफ़ा आपके फेलियर हुआ और फिर दोबारा रिपेयर होके रिस्टोर हो गया, तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स इज मीन टाइम टू फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर, इन दोनों का सम है, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हमने डिपेंडेबिलिटी मेजर किया है इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल रिलायबिलिटी, और रिलायबिलिटी को हमने इन पैरामीटर से मेजर किया है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। आप लोग जस्ट मुझे 1 मिनट देंगे, मैं अभी वापस आता हूँ। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ तक।
ओके जी, रिलायबिलिटी की बात कर ली। जो सेकंड मेजर ऑफ डिपेंडेबिलिटी है दैट इज मॉड्यूल अवेलेबिलिटी। ठीक है जी, इज अ मेजर ऑफ द सर्विस अकम्पलिशमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अल्टरनेशन बिटवीन टू स्टेट्स अकम्पलिशमेंट एंड इंटरप्शन। ठीक है, इसका जो एक्सप्रेशन है MTTF ओवर MTBF। ठीक है, MTBF क्या था? मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। ठीक है जी, तो MTTF न्यूमिनेटर में, MTBF हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, MTTF प्लस MTTR है। ठीक है जी, तो दिस इज मॉड्यूल अवेलेबिलिटी। और रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी आर नाउ क्वांटिफाइबल मैट्रिसेस। ठीक है, आप इनको मेजर कर सकते हैं। तो ये रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी ये डिपेंडेबिलिटी के पैरामीटर्स हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं अब। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो उसमें डिपेंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दी हुई है, हम इसको देखते हैं। अगेन आप लोग मुझे दरमियान में किसी भी वक्त इंटरप्ट कर सकते हैं। assume a disk subsystem with the following components and MTTF। हमारे पास एक डिस्क हार्ड ड्राइव का एक सब सिस्टम है, उसमें 10 डिस्क हैं, ईच रेटेड एट 10⁶ hours MTTF। ठीक है, इसका एक कंट्रोलर है ATA एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये जस्ट एक बस का एक आप कह लें स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसकी जो इस कंट्रोलर की जो लाइफ है MTTF जो है वो 500,000 आवर्स है। एक पावर सप्लाई है 200,000 आवर्स है। एक फ़ैन है, उसकी लाइफ MTTF आपको गिवन है। और ये 180 केबल की लाइफ जो है वो हमें गिवन है। ठीक है, केबल की जो MTTF हमें गिवन है, ये सारे पैरामीटर्स हमें गिवन है। और हमें जो है वो फेलियर रेट को कैलकुलेट करना है जो हमने पीछे डिफाइन किया था। दिस इज़ द फेलियर रेट। ठीक है जी, इस फेलियर रेट को हमने कैलकुलेट करना है। तो अगेन फेलियर रेट की अगर आप डेफिनेशन देखें तो हमने क्या था, इट इज़ अ रेसिप्रोकल और पर बिलियन आवर्स ऑफ ऑपरेशंस हम उसको बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब MTTF जो हैं उनके रेसिप्रोकल्स लिए गए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 10 डिस्क हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है और इसको आपने सॉल्व किया है। और बिलियन आवर्स में जब आपने बात की है तो ये 23,000 FITs आपके पास वैल्यू आ गई है। ठीक है जी, तो अब अगर आपने यहाँ से MTTF ओवरऑल सिस्टम की बात करनी है, तो ये जो MTTF का 1 ओवर फेलियर का रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास MTTF आ जाएगा ओवरऑल सिस्टम का। तो यहाँ पे जो है वो 43,500 आवर्स जो हैं मीन टाइम टू फेलियर, ये आपका सिस्टम जो है वो उसकी MTTF जो है वो 43,500 घंटे है, यानी रफली 5 ईयर्स तक आपका जो है मीन टाइम टू फेलियर जो है फेलियर 5 साल तक जो है आपका डिवाइस फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है इस एग्जांपल में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई MSc का स्टूडेंट जो है ऑनलाइन है जी? खतीजा मरियम है और साद भी ऑनलाइन है, शकूर भी ऑनलाइन है, और इनके आप तीनों के अलावा कोई है MS का स्टूडेंट? यहाँ पे एक स्टूडेंट और था आई गेस, हाफिज कौन थे वो नाम जी, हैं ऑनलाइन? ओके जी, MS के स्टूडेंट सुन लें, आप लोगों सिर्फ MS के स्टूडेंट्स अंडर ग्रेड के लिए नहीं है, अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस जरूर कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मैं इस वक्त टारगेट कर रहा हूँ MS के स्टूडेंट्स को। ठीक है जी, सुन रहे हैं जी MS के स्टूडेंट्स? कोई मुझे आप में से कोई बताएं, कोई यहाँ माइक ऑफ करके बैठे हुए हैं जी? कोई स्टूडेंट? जी सर। चलें, गुड, वेरी गुड। आप लोगों का ये टास्क है, आप लोगों ने मुझे सिंपल एक बात बतानी है, और वो एक बुक पढ़ लीजिएगा, ये बुक की एग्जांपल है। ठीक है, आप लोगों ने मुझे सिंपल एक क्वेश्चन का आंसर करना है, यहाँ पे एडिशन क्यों हो रही है? ठीक है, अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स भी मुझे आंसर कर सकते हैं, हमने इन सारों को ऐड अप क्यों किया? हमने अगर हमारे पास इतने सारे कंपोनेंट्स हैं तो इनमें से हमने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू को क्यों नहीं ले लिया? मैंने इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये है, हमने ये क्यों नहीं कहती कि सिस्टम इतनी देर बाद फेल होगा? मीन टाइम टू फेलियर जो है वो ये है। बाकी यहाँ सबसे मिनिमम ले लें, इसमें मिनिमम आई गेस ये है। ठीक है, 2000 आवर्स वाला, 2 लाख इंडिपेंडेंट है जी, इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा भी कोई रीज़न है? इंडिपेंडेंट होने की वजह ये नहीं है कि हम उसे ऐड कर दें।
अगेन ये आप लोगों ने इसका मुझे आंसर करना है, अभी नहीं करना, ये नेक्स्ट लेक्चर में मुझे आंसर करना है, इसकी प्रॉपर मुझे रीज़न देनी है आप लोगों ने, एमएस के स्टूडेंट्स ने। अंडर ग्रेड के लिए ऑप्शनल है। आप लोगों ने स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस पढ़ लिया है, अगरचे अंडर ग्रेड वालों ने भी पढ़ा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अंडर ग्रेड वाले भी मुझे इसका आंसर कर सकते हैं। लेकिन जो एमएस वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत डेप्थ में और एमएस लेवल का स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस पढ़ा है। तो आई गेस साद ने तो मुझसे पढ़ा है, आई गेस शकूर ने भी पढ़ा है, बाकी दोनों स्टूडेंट्स का मुझे नहीं पता। तो आप लोग मिल के आपस में चारों पांचों जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 5-4 जितने भी एनरोल हो गए, आप सारों ने मिल के इसको डिस्कस करना है और इसकी रीज़न थ्योरेटिकली मुझे उसको आपने एक रिपोर्ट सी छोटी सी बना के आपने मुझे मेरे ईमेल आईडी पे ईमेल करनी है, ठीक है। तो इसे नोट कर लें, आपकी बुक के अंदर डिपेंडेबिलिटी का जो टॉपिक है उसके अंदर एक एग्जांपल गिवन है। ओके जी, हम आगे चलते हैं। प्राइमरी वे टू कॉप विद फेलियर, रिडंडेंसी यूज़ कर लें। अगर आपको लगता है एक कंपोनेंट ज़्यादा फेल हो रहा है तो उसे एक नहीं 2 यूज़ कर लें, रिडंडेंट बना दें उनको। अब रिडंडेंसी जो है वो टाइम में भी है और रिसोर्सेज में भी है। रिसोर्सेज में रिडंडेंसी यही है कि अगर आपके पास एक पावर सप्लाई है, आप 2 पावर सप्लाई लगा दें। अगर आपको पावर सप्लाई के उड़ने का खतरा है तो आप एक की बजाय 2 यूज़ कर लें, एक फेल हो तो दूसरी यूज़ होना शुरू हो जाए। टाइम में रिडंडेंसी ये है कि आपने एक काम किया उसको दोबारा करें, ठीक है। Once the component is replaced and the system is fully repaired, the dependability of the system is assumed to be as good as new. ये याद रखें, पाकिस्तानियों की तरह काम नहीं करना माजरत के साथ कि आपने एक रिपेयर की तो ऐसी रिपेयर की कि वो बंदा जो कस्टमर है आपका वो बार बार आपके पास आना शुरू हो गया कि 1 महीने बाद दोबारा ख़राब हो गया, 1 महीने बाद दोबारा ख़राब हो गया। इट मस्ट बी रिपेयर्ड एज गुड एज न्यू, ठीक है जी। तो जब आपने अकम्पलिशमेंट से इंटरप्शन पे गए, फेलियर आ गया, अब आपने रिस्टोरेशन करनी है। रिस्टोर करेंगे, आपका मॉड्यूल डिवाइस सिस्टम रिस्टोर हो गया तो इट मस्ट बी एज गुड एज न्यू, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। हमने बिल्कुल शुरू के लास्ट वीक के लेक्चर्स में परफॉर्मेंस की बहुत बात की थी। लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी की बात की थी, लेकिन हमने जब लास्ट वीक में जब हमने परफॉर्मेंस की बात की है तो हमने अभी तक परफॉर्मेंस को मेजर नहीं किया। हमने परफॉर्मेंस की बात जरूर की थी लेकिन हमने उसे प्रैक्टिकली मेजर अभी तक नहीं किया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं परफॉर्मेंस को मेजर कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। टिपिकल कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं, एनर्जी को हमने मेजर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस अभी तक हमने मेजर करके नहीं दिखाई थी। हमने परफॉर्मेंस की बात ज़रूर की थी लेकिन अभी तक हमने से किसी भी तरह मेजर नहीं करके दिखा था, ठीक है जी। तो टिपिकल परफॉर्मेंस मैट्रिसेस रिस्पॉन्स टाइम है और थ्रूपुट है। रिस्पॉन्स टाइम क्या है? टाइम बिटवीन स्टार्ट एंड कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। रिस्पॉन्स टाइम इज़ ऑल्सो नॉन एज एग्जीक्यूशन टाइम। बिल्कुल, आज मैंने आपको एग्जांपल दी, एक टास्क को परफॉर्म करें, 10 सेकंड्स ले रहा है कंप्लीट होने में, तो डैट इज़ एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है जी। तो थ्रूपुट क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ गिवन टाइम। आप गिवन टाइम में कितना काम कर रहे हैं, कितने टास्क आपके परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है जी। अब स्पीड अप ऑफ एक्स रिलेटिव टू वाई, एक स्पीड अप पैरामीटर है, स्पीड अप पैरामीटर है ऑफ एक्स रिलेटिव टू वाई। इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पे स्पीड अप इज इक्वल टू एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ वाई डिवाइड बाय एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एक्स, ठीक है जी। ये जो रेशियो है इट इज इक्वल टू स्पीड अप ऑफ स्पीड अप, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन टाइम वी कैन डिफाइन इन डिफरेंट वेज। मेन प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन टाइम को हमने कैसे मेजर करना है, कैसे डिफाइन करना है। आप में से किसी एक स्टूडेंट ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि सर उनका आंसर गलत था लेकिन उन्होंने बात एक बड़ी अच्छी की थी कि हम एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो बैक एंड पे कोई और प्रोसेसेस रन हो रहे हैं तो उसकी वजह से टाइम जो है वो बदल जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर करना एक बहुत बड़ा इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन टाइम कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी काउंट। हम क्या मेजर क्या काउंट करना चाह रहे हैं। वॉल क्लॉक टाइम, रिस्पॉन्स टाइम और लैप्स टाइम, ये सब एक हैं, ठीक है जी। is a latency to complete a task including all system overhead। system overheads को मिला include करते हुए जो आपका latency to complete a task including all system overhead, ये wall clock time है, response time है और elapsed time है। इसमें सब चीज़ें शामिल हैं। स्टोरेज को आप कितनी दफ़ा एक्सेस कर रहे हैं, हार्ड ड्राइव को कितनी दफ़ा एक्सेस कर रहे हैं, मेमोरी एक्सेस कितनी है, रैम कितनी दफ़ा एक्सेस हुई है, आईओ एक्टिविटीज़ कितनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरहेड इसमें शामिल है, एंड एवरीथिंग जो भी कुछ है सब कुछ इसमें शामिल है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम को रन करें 10 सेकंड्स ले रहा है तो डेट इज एग्जीक्यूशन टाइम। नो मैटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, कितने आईओस परफॉर्म हुए हैं, कितनी दफ़ा उसने हार्ड ड्राइव को एक्सेस किया है, रैम को कितनी दफ़ा एक्सेस किया है, कैशेस को कितनी दफ़ा एक्सेस किया है, सब कुछ इसके अंदर शामिल है।
ठीक है जी। तो परफॉर्मेंस जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम का रेसिप्रोकल है। ठीक है जी, एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा परफॉर्मेंस अच्छी होगी, एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा होगा परफॉर्मेंस बुरी होगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है सीपीयू टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटेशन टाइम इंक्लूड है, बाकी ये सब चीज़ें इसमें शामिल नहीं हैं। स्पेशली ओएस का ओवरहेड उसमें शामिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटेशन टाइम जो है वो कितना ले रहा है उसे हम सीपीयू टाइम कहते हैं। आपके प्रोसेसर ने कंप्यूटेशन में कितना टाइम लिया है, दैट इज सीपीयू टाइम। ठीक है जी। तो एग्जीक्यूशन टाइम जो है इसको हम वॉल क्लॉक टाइम में मेजर कर रहे हैं और सीपीयू टाइम में मेजर कर रहे हैं। सीपीयू टाइम के अंदर ये सब चीज़ें शामिल हैं, सॉरी सीपीयू वॉल क्लॉक टाइम में सब चीज़ें शामिल हैं, जबकि सीपीयू टाइम के अंदर सिर्फ कंप्यूटेशन शामिल है। ठीक है जी। ओके, पहले तो हम यहाँ पे जो हमने बात की ना थ्रूपुट में वर्क डन, इसको हम वर्कलोड का नाम देते हैं और इसको हम कह रहे हैं मिक्सचर ऑफ प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स दैट यूजर्स रन ऑन अ कंप्यूटर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरहेड और जो प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं ये सारा ओवरहेड जो है ये मिलके वर्कलोड कहला रहा है। ठीक है। ओके, अब में से कोई मुझे बताएगा हम ये सीपीयू टाइम कैसे मेजर कर सकते हैं, या एग्जीक्यूशन टाइम हम कैसे, एग्जीक्यूशन टाइम तो हम ठीक है हमने घड़ी देखी और एंटर किया और जैसे ही वो हमें आउटपुट मिल गई तो हमने घड़ी देखी और हमें टाइम मेजर कर लिया। सीपीयू टाइम हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कोई हमें कोई आइडिया दे, हमें कैसे पता चलेगा कंप्यूटेशन टाइम कितना है? कोई आंसर करेगा मुझे आप में से? सर हम देखेंगे कि जो हमने प्रोग्राम जो भी एग्जीक्यूट किया है वो कितने क्लॉक साइकिल्स में एग्जीक्यूट हुआ है। तो आप क्लॉक साइकिल्स मेजर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर का? सर डिपेंड करता है, अगर हमें पता हो कि इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी हमने की और हर इंस्ट्रक्शन का हमें पता हो कि कितने क्लॉक साइकिल्स लेती है वो इंस्ट्रक्शन। अगेन आपने जावा में, सी में, पाइथन में कोड लिखा है, कंपाइलर ने उसे मशीन लैंग्वेज में एट दी एंड कन्वर्ट करके लास्ट ट्रांसलेशंस करने के बाद एट दी एंड वो 0 1 में कन्वर्ट हो गया या फिर असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस की बात हम कर रहे हैं। तो आपको पता है कि आपके कंपाइलर ने कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जनरेट की हैं? यही प्रॉब्लम है ना, हमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस का नहीं पता, हमें क्लॉक साइकिल्स का नहीं पता कितने कंज्यूम हो रहे हैं, क्योंकि हमने तो जस्ट कंपाइल किया और एंटर किया और हमारे पास आउटपुट आ गई। सीपीयू टाइम का प्रॉब्लम है। सर यस, हमारे पास प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी पता होती है तो हम लोग उससे टाइम निकाल सकते हैं। यस हमें पता होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारे प्रोग्राम ने उसकी कितनी क्लॉक्स यूज़ की हैं। क्योंकि लेट्स सपोज आपने एक प्रोग्राम रन किया और उस प्रोग्राम जब वो एग्जीक्यूट हो गया तो उसमें एक क्लिक रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब वो प्रोग्राम रन होता जा रहा है वेटिंग स्टेट में क्लॉक्स कंज्यूम करता जा रहा है। ठीक है, अब आपको होश ही हो मैंने तो प्रोग्राम रन किया हुआ है और मैंने क्लिक कर दूं तो फिर वो आगे प्रोसीड करेगा। आपने ओके का बटन क्लिक कर दिया और फिर वो रिमेनिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और प्रोग्राम की आउटपुट आपके पास आ गई। तो अब आपके पास आपके प्रोसेसर का क्लॉक रेट पता है, आपके पास टाइम पता है, लेकिन आपको पता है कि यार जो वेटिंग स्टेट में जिसमें आपके प्रोग्राम ने कुछ नहीं किया जस्ट वेट किया है तो आपके कितने क्लॉक्स उसके दरमियान यूज़ हुए हैं और कितने कंप्यूटेशन में यूज़ हुए हैं ये आपको नहीं पता, अगर आपको क्लॉक रेट पता भी हो। नंबर 2, अभी हम बहुत बड़ी बड़ी बातें मज़े की बातें कर रहे हैं, उसमें ये भी देखें कि आपकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज होती रहती है। हमें नहीं पता पीछे माइक्रो प्रोसेसर ने टर्बो मोड ऑन कर दिया हो। तो क्लॉक नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स आपके प्रोग्राम ने कितने लिए इसको कैसे मेजर करेंगे? जी कोई और? उनके लिए जनाब बेंचमार्क प्रोग्राम्स होते हैं जो कंपनीज ने बनाए हुए हैं और एस्टेब्लिश्ड हैं, वो यूज़ करते हैं और वही आपको पैरामीटर्स दे देते हैं। ठीक है, आप अपना कोई प्रोग्राम यूज़ करेंगे ना तो वो मे बी आपको एग्जैक्ट सीपीयू टाइम आप उससे मेजर ना कर सकें। इसके लिए स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं, बेंचमार्क्स बन चुके हैं और कंपनीज उनको यूज़ करती हैं और अपने कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस को मेजर करती हैं। ठीक है, इनमें कुछ बेंचमार्क की एग्जांपल्स हैं, कर्नल्स हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक प्रोग्राम है, आप एक प्रोग्राम लिखिए उससे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, टॉय प्रोग्राम्स हैं जिनमें सॉर्टिंग एक एग्जांपल है। सिंथेटिक बेंचमार्क्स हैं,
ठीक है, सिंथेटिक प्रोग्राम्स हैं, इनमें एक ड्राई स्टोन एक बेंचमार्क है, ये बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, ये याद रखना है, दुनिया इसे बहुत बचपन से यूज़ कर रही है, दुनिया बचपन से यूज़ कर रही है, मीनिंग कि जब से कंप्यूटर्स बने ना, आप कह लें ये बहुत पॉपुलर, ड्राई स्टोन एक बहुत पॉपुलर सिंथेटिक बेंचमार्क है जो यूज़ होता है आपके इस परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। अगेन मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ, परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन टाइम में ये रिलेशनशिप है, इसलिए मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। तो ये जो बेंचमार्क है ये परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता रहता है, हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने नीचे आखिर में लिख दिया जी, ऑल अबव 3 आर डिस्क्रेडिटेड टुडे, ये अब यूज, ये सारे इनको हम डिस्क्रेडिट कर दिया हुआ लोगों ने, फिर भी लोग इसे यूज़ करते हैं इस बेंचमार्क को। ठीक है, इवन मैंने भी यूज़ किया था जब मैंने कुछ रिसर्च की थी। ठीक है, अब ये बेंचमार्क प्रोग्राम्स जो हैं ये हैं क्या, ये कई कंपनीज हैं वो बनाती हैं और मार्केट में अवेलेबल होते हैं और आप उनको परचेज करते हैं, यूज़ करते हैं, और फिर आपको वो ये बेंचमार्क्स प्रोग्राम्स ये आपको रिपोर्ट कर देते हैं कि भाई आपका इतना सीपीयू टाइम कंज्यूम हुआ है, ये परफॉर्मेंस है आपके कंप्यूटर की। ठीक है, उसमें से ये कंपनी थी इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन न्यू एम्बेडेड प्रोसेसर बेंचमार्क कंसोर्शियम, सॉरी एक कंसोर्शियम है, इन्होंने बहुत सारे बेंचमार्क्स बनाए थे। और ये जो बेंचमार्क्स थे EEMBC प्रोनाउंस्ड एज एम्बेसी। ठीक है, जो एम्बेसी बेंचमार्क्स थे ये पॉपुलर नहीं हुए, इतने यूज़ नहीं करते अब इन्हें लोग। उसकी रीज़न ये थी कि लोग इस बेंचमार्क की तरफ इतने ज़्यादा इंक्लाइंड थे कि उन्होंने इनको यूज़ ही नहीं किया। ठीक है, और ये एक तरह से फेलियर हो गया। फिर एक और है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन कॉर्पोरेशन, स्पेक बेंचमार्क्स। ठीक है, ये जो बेंचमार्क्स हैं दुनिया अब इससे यूज़ करती है। अब ये स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स हैं, ये जो स्पेक्स बेंचमार्क्स हैं ये आज के दौर में, यानी आज की जो मैं आज की बात कर रहा हूँ, ये स्पेक बेंचमार्क्स जो हैं ये स्टैंडर्ड्स हैं, इनको आप यूज़ करते हैं। ठीक है जी, स्टिल अभी भी ये इनको यूज़ करते हैं, लेकिन स्टिल ये बेंचमार्क जो हैं ये अभी भी पॉपुलर है। ठीक है, तो बेंचमार्क एग्जांपल्स ये मैंने भी आपको दे दिए हैं। ये इस अगेन मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, इस बेंचमार्क की वजह से ये जो बेंचमार्क्स हैं एम्बेसी बेंचमार्क्स से इनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं हो सकी, रीज़न के लोग इसी को यूज़ करते रहते हैं। ठीक है जी, नाउअडेज स्पेक बेंचमार्क्स आर वाइडली यूज्ड, ये उनकी वेबसाइट है, अगर आप यहाँ पे जाएं तो आपको $1000 में ये प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, उनको अपने कंप्यूटर पे रन करें तो आपको परफॉर्मेंस पता चल जाएगी कि आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस क्या है। मेनली CPU टाइम आपको पता चल जाएगा। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछ सकते हैं। Sir, how does CPU time varies according to the cores, number of cores that a CPU has? डिपेंड करता है कि आपके कोड में कितना सीरियल पार्ट है, कितना पैरेलल पार्ट है। तो ये बेंचमार्क्स जो हैं स्पेसिफिक टू मल्टी कोर प्रोसेसर्स के लिए भी अवेलेबल हैं। आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम है, मैं भी आपको अभी उस डायग्राम का नंबर बताता हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा। ये जो स्पेक बेंचमार्क्स हैं ये सर्वर कंप्यूटर्स के लिए अलहदा हैं, मोबाइल डिवाइसेस के लिए अलहदा हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स लैपटॉप्स के लिए अलहदा हैं। तो ये आपकी बुक में है फिगर 1.17, इसमें स्पेक SPC 2017 के जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको गिवन है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। तो यस, इसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे आपके मल्टी कोर प्रोसेसर्स के लिए अलग बेंचमार्क्स हैं जो आपकी मल्टी कोर प्रोसेसर्स की परफॉर्मेंस आपको एवेल्यूएट करके दे देंगे। जी, यही पूछना चाह रही हैं, कुछ और पूछना चाह रही थी? जी सर, लेकिन सर बात ये है कि मल्टी कोर माइक्रो प्रोसेसर जो आपके होते हैं वो भी नॉर्मल फंक्शनिंग में, जैसे आपने कहा था, सिर्फ सिंगल कोर यूज कर रहे होते हैं, या सर इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग एंड हाउ इट्स मैनेजिंग के प्रोसेसर की कोर्स को किस तरह से यूज करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आजकल के हैं वो मल्टी कोर प्रोसेसर्स के लिए बने हुए हैं, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा साइड पे करें। अगर आप एक कोड की बात कर रहे हैं तो यस, अगर आप एक मल्टी कोर के ऊपर एक सीरियल कोड रन करेंगे तो आपको मल्टी कोर की परफॉर्मेंस नहीं पता चलेगी। आप यहाँ पे परफॉर्मेंस बात करें अपने माइक्रो प्रोसेसर की, अपने प्रोग्राम की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे। ओह सर, ठीक है, ऑलराइट, ओके, गुड जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? यस, डायग्राम मैंने यहाँ पे फ्री, मुझे ये जो स्पेक बेंचमार्क्स है ये फ्री नहीं है, हो सकता है आपको कहीं टोरेंट्स पे या किसी दूसरे तरीके से मिल जाए, अगर मिले तो काइंडली मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप में से किसी को ये मिलते हैं ना स्पेक बेंचमार्क्स और 2020 के आसपास की कोई लेटेस्ट सूट इसका मिलता है आपको, तो आप मुझसे काइंडली जरूर शेयर कीजिएगा।
ठीक है, अगर किसी को ये फ्री मिल जाते हैं। ठीक है जी, क्योंकि आप ओके गुड, किसी को अगर मिलते हैं मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा जी। ये बेंचमार्क्स हैं, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं A89, ये सारे इसमें नए नए प्रोग्राम्स ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, ये 2017 के बेंचमार्क्स हैं और इसमें प्रोग्राम्स ऐड होते जा रहे हैं, और ये आप इनकी डिटेल्स जो हैं वो आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा, और इस वेबसाइट पे जाके भी इस वेबसाइट को जस्ट विजिट जरूर कीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, spec.org। ओके जी, अब लास्ट पार्ट है हमारे आज के लेक्चर का। तो क्वांटिटेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटर डिज़ाइन, हमने इसमें पहले बात करते हैं टेक एडवांटेज ऑफ पैरेललिज्म का फ़ायदा उठाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। ठीक है जी, अगर आपके पास मल्टी कोर्स अवेलेबल हैं तो कोशिश करें अपने कोड को पैरेलल प्रोग्रामिंग के थ्रू उसे इम्प्लीमेंट करें अपने एप्लीकेशन को, ताकि मल्टी प्रोसेसिंग जो है वो यूज़ हो, पैरेललिज्म यूज़ हो और आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। ठीक है जी, मल्टीपल प्रोसेसर, डिस्क, मेमोरी बैंक्स, पाइपलाइनिंग, मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स, ये सारी चीज़ें अपनी बेसिकली पैरेललिज्म को यूज़ करें, मल्टी प्रोग्रामिंग जो है उसको यूज़ करें और पैरेललिज्म का फ़ायदा उठाएं। ठीक है जी, स्केलेबिलिटी क्या है, बीइंग एबल टू एक्सपेंड मेमोरी एंड द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ये बेसिकली अगर सर्वर कंप्यूटर्स की बात करें तो एक्सपेंडेबल होना चाहिए, हमने पीछे डिस्कस किया है। तो आपका कंप्यूटर को इस तरह का होना चाहिए कि आप उसमें मेमोरी को एक्सपेंड कर सकें, नंबर ऑफ प्रोसेसर को एक्सपेंड कर सकें, अपनी स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकें, ये स्केलेबिलिटी है। ठीक है जी, principle of locality, it states that programs tends to reuse data and instructions they have used recently। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है जी, principle of locality हमें ये कह रही है कि programs tend to reuse data and instructions। ठीक है, आपका जो प्रोग्राम है वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को, एक ही तरह के डेटा को और एक ही तरह के इंस्ट्रक्शंस को रीयूज करने की उसमें टेंडेंसी होती है, और वो इंस्ट्रक्शन और डेटा वो होती हैं जो आपने रिसेंटली यूज की हो। ये प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी है। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोग्राम। A widely held rule of thumb is that a program spends 90% of its execution time in only 10% of the code। बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी है इसमें आप ये बात कर रहे हैं कि आप 90% ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक लंबे से प्रोग्राम का 10% कोड में कंज्यूम हो रहा होता है। इसकी मुझे कोई एग्जांपल बताइए, क्या कहना चाह रहा है? क्योंकि आप में से कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा। आप लोगों ने बड़ी प्रोग्रामिंग की है, अपने आप फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं, और एमएस वाले तो कर करके थक गए होंगे। इसका क्या मतलब है? कोई मुझे एग्जांपल देगा इसमें? ये क्या कहना चाह रहा है? 90% ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम इन ओनली 10% ऑफ द कोड। सर इसके अंदर ये हो सकता है कि हम जो इनिशियली हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं जब हम न्यू वैल्यूज देते हैं तो मोस्टली एग्जीक्यूशन टाइम उसी के अंदर रहता है, क्योंकि एक दफ़ा जब वो लोड हो जाते हैं आपकी कैश मेमोरी में तो फिर वो वहीं से एक्सेस हो जाते हैं बार बार। मुझे लगता है आपको कैश बहुत पसंद है। इसमें इसका ताल्लुक कैश से नहीं है, हो सकता है वो रैम के अंदर ही पड़े रहे, कैश का ताल्लुक नहीं है। लेकिन आपका पार्शली आंसर करेक्ट है। ये बहुत इसमें वेरिएबल्स डिक्लेरेशन में कोई खास टाइम कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, कोई और आंसर करें मुझसे, कोई और करना चाहें, और आप भी कुछ और कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं जी। 90% ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम, आप सारों ने प्रोग्राम्स लिखे हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन में कोई खास टाइम कंज्यूम नहीं होता। सो मतलब वैल्यूज उनकी जब हम असाइन करते हैं, मैं ये कहना। हाँ, मैं समझ गया हूँ बिल्कुल। अगेन वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन में कोई खास टाइम कंज्यूम नहीं होता। 90% की बात हुई है यहाँ पे, वो मे बी 1% ऑफ टाइम, बल्कि 0.1% ऑफ टाइम शायद ले रहा हो। सर जब हम फंक्शंस वगैरह डिफाइन करते हैं और वो फंक्शन यानी कि जैसे सर एक फंक्शन है वो उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा है, उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा है। यस, आपने वेरिएबल से नेक्स्ट लेवल की बात की है। अगेन आप भी फुली करेक्ट नहीं है। यस, एक फंक्शन है वो बार बार कॉल हो रहा है तो उसकी वजह से आपका टाइम ज़्यादा, एक ही फंक्शन में आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, करेक्ट। लेकिन अगेन लूप्स की तरफ आप में से कोई नहीं आया। एक लूप है और वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है। यस, फंक्शंस, एक फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है, और इमेजिन करें अगर एक लूप है और एक लूप के अंदर 3 फंक्शंस हैं और वो पूरी लूप में से वही फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि 90% ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम इन ओनली 10% ऑफ कोड, करेक्ट, राइट? समझ आ गया? यस सर। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी। वो कहता है कि मोस्ट रिसेंट डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बार बार रीयूज होती हैं। ठीक है जी, तो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेलिटी, टेम्पोरल
लोकेलिटी और स्पेशल लोकेलिटी। टेम्पोरल लोकेलिटी ये है जी, रिसेंटली एक्सेस एटम्स आर लाइकली टू बी एक्सेस सून। स्पेशल क्या है जी, एटम्स हुज एड्रेसेस, यहाँ पे स्पेशल में ना एड्रेसेस की बात आ गई, और ये एड्रेसेस आपके घर के नहीं है, ये मेमोरी के हैं, ठीक है, रैम के हैं। एटम्स हुज एड्रेसेस आर नियर वन एंड अदर टेंड्स टू बी रेफरेंस्ड क्लोज टुगेदर इन टाइम। यानी एक रैम है, उसके अंदर बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, तो जो वो डेटा जिनके एड्रेसेस करीब करीब हैं, यानी जो नेबर्स में डेटा पड़ा हुआ है, वो ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है, इसको स्पेशल लोकेलिटी कह रहे हैं। और टेम्पोरल लोकेलिटी है जो रिसेंटली एक्सेस किया है, जो बेसिकली यहाँ भी बेसिकली यह बात हुई है, अब वो बार बार यूज़ होंगे। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी है ना, यहाँ पे प्रिंसिपल लोकेलिटी जो है ना, बेसिकली आप यहाँ पे अगर आपको प्रिंसिपल लोकेलिटी समझ आ गया ना, तो अब अगर आपने अपने प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, तो आपका फोकस उस 10% कोड पे ऊपर होना चाहिए जो 90% यूज हो रहा है, ठीक है। अगर आप 90% ऑफ कोड को देखते जा रहे हैं जो सिर्फ 10% यूज होना है, तो परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी हमें यह कहती है कि जो कोड 10% ऑफ कोड जिसने 90% कंज्यूम हो रहा है, आप इसमें इम्प्रूवमेंट लाएं, इसमें पैरेलल प्रोग्रामिंग कर दें, तो आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका 10% कोड कौन सा पार्ट है जो बार बार यूज़ होगा, और फिर उसके अंदर आप पैरेलल प्रोग्रामिंग यूज़ करें और परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाएं। बाकी जो आपका 90% कोड है, उसमें आप इम्प्रूवमेंट करने से कोई रीजनेबल परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी आपकी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में। और एक बात मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ, मैंने पहले भी कई दफ़ा कही है, अब बर्डन प्रोग्रामर्स के ऊपर है। पहले ज़माने में प्रोग्रामर्स के ऊपर बर्डन नहीं था, इसीलिए ये बार बार बात हो रही है कि 10%, प्रिंसिपल लोकेलिटी हमें यही कह रहा है कि 10% जो कोड है आपका, आप उसकी तरफ फोकस करें, बाकियों को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, इवन इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके जी, अब आगे चलते हैं। फोकस ऑन कॉमन केस इन मेकिंग अ डिज़ाइन ट्रेड ऑफ फेवर द फ्रीक्वेंट केस ओवर द इनफ्रीक्वेंट केस। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि 10% ऑफ कोड के ऊपर आप फोकस करें, 90% के ऊपर आप फोकस ना करें, क्योंकि 10% कोड ने आपका 90% टाइम लेना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट परवेसिव प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर डिज़ाइन, फोकस ऑन कॉमन केस वर्क्स फॉर एनर्जी। अच्छा यस, आप ये जो कॉमन केस की बात करें आप इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, जो पार्ट आपका ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उस पर फोकस करें। जो पार्ट आपका रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, अगर आप हार्डवेयर में बात कर रहे हैं, तो आप इस हार्डवेयर को, लेट्स सपोज आपका आपके 10% जो कोड है उससे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हार्डवेयर में आपका मल्टीप्लायर यूज़ हो रहा है। तो अगर आप मल्टीप्लायर को हार्डवेयर में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, तो फिर भी आपके ओवरऑल कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, इंस्ट्रक्शन फेच एंड डिकोड यूनिट ऑफ अ प्रोसेसर में बी यूज्ड मच मोर फ्रीक्वेंटली देन अ मल्टीप्लायर, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन के लिए फेच और डिकोड पार्ट परफॉर्म होना है। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन फेच और डिकोड को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। मल्टीप्लायर को इम्प्रूव करने से परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, अनलेस कि आप उस पर एक ऐसा प्रोग्राम रन कर रहे हैं जिसमें से मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, ठीक है। तो पहले आप इसको फेच और डिकोड पार्ट के हार्डवेयर को इम्प्रूव करें, उसके बाद आप मल्टीप्लायर की तरफ आएँ, ठीक है। तो ये हमें कह रहा है फोकस ऑन कॉमन केस, जो आपका मोस्ट फ्रीक्वेंट केस है उसको पहले सॉल्व करें, उसको पहले इम्प्रूव करें, इन फ्रीक्वेंट को बाद में देखें। जी, आज के लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में किसी ने मुझसे अहमदाज ला को पूछा था, तो बेसिकली अब हम उसको दोबारा देखने जा रहे हैं। It states that the performance improvement to be gained from using some faster mode of execution is limited by the fraction of the time the faster mode can be used. जी, क्या मतलब है इसका? अगर हम एक कोई फास्टर मोड यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टर्बो मोड यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था वो लिमिटेड है, हम उसको थोड़ी देर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा देर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अहमदाज ला ने लिमिट्स अप्लाई की नहीं बेसिकली आपके परफॉर्मेंस पैरेललिज्म के ऊपर, यानी अगर आप पैरेललिज्म यूज़ कर रहे हैं तो उसकी भी लिमिट है। आप ऐसा नहीं है कि आप मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ 8 कोर्स से आगे आप 64 कोर्स की तरफ जाएं तो आपको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मिलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। जी, ये माइक को काइंडली म्यूट कर दें अगर क्वेश्चन नहीं है।
जी शकूर, ये आपका माइक म्यूट नहीं हुआ हुआ। ठीक है जी, तो अभी मैंने स्पीड ऑफ फैक्टर की बात की थी यहाँ पे। जी यहाँ पे हमने स्पीड ऑफ फैक्टर की बात की थी, ये एग्जीक्यूशन टाइम ओवर एग्जीक्यूशन टाइम, और आप ये जानते हैं परफॉर्मेंस इज इक्वल टू 1 ओवर एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब अहमदाद लॉ के लिए हमने स्पीड ऑफ फैक्टर डिक्लेयर किया, ये इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस है, ये इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम है। यहाँ पे किया परफॉर्मेंस फॉर एंटायर टास्क यूजिंग द एनहांसमेंट व्हेन पॉसिबल। एनहांसमेंट का मतलब ये है, जैसे टर्बो मोड एक एनहांसमेंट है, वो आपकी क्लॉक को इम्प्रूव कर देगा, क्लॉक ओवरक्लॉकिंग करेगा और आपका टास्क जो है वो जल्दी परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये एनहांसमेंट है। कोई आपने डिवाइस के साथ आपने कोई ऐसी चीज़ लगाई है जो काम जल्दी कर रही है, ठीक है, उसको हम एनहांसमेंट कह रहे हैं। डिवाइड बाय परफॉर्मेंस फॉर एंटायर टास्क विदाउट यूजिंग एनहांसमेंट, ये रेशो है। ठीक है जी, यहाँ पे भी आप देख सकते थे ये जो एग्जीक्यूशन टाइम था ये रेशो है, तो अगर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बात करेंगे तो वो भी स्पीड ऑफ फैक्टर इन रेशो ही बनेगी। ठीक है, तो in terms of execution time for entire task without using enhancement divided by execution time for entire task using the enhancement when possible। ठीक है, enhancement के साथ और without enhancement ये speed of factors हैं। ठीक है, तो speed up tells us how much faster a task will run using the computer with enhancement contrary to the original computer। ठीक है, इसका लेट्स सपोज आपके पास दो कंप्यूटर्स हैं और एक में एनहांसमेंट है, एक में विदाउट एनहांसमेंट है। ठीक है, तो उसमें एग्जीक्यूशन टाइम, अगर आप एनहांसमेंट यूज़ कर रहे हैं तो एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा, और अगर आप एनहांसमेंट यूज़ कर रहे हैं तो स्पीड अप फैक्टर, जो ओवरऑल स्पीड अप फैक्टर है वो क्या होगा। ठीक है, विद एनहांसमेंट और विदाउट एनहांसमेंट, एक ही कंप्यूटर है, उसमें अगर एनहांसमेंट को ऑफ कर दें फिर क्या होगा और ऑन करेंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, अभी आपको इसकी एक एग्जांपल मैं आपको आगे जाके भी दिखाता हूँ। इसमें दो पैरामीटर्स हैं बेसिकली, नंबर 1 फ्रैक्शन एनहांस्ड, ठीक है, और नंबर 2 स्पीड अप एनहांस्ड। फ्रैक्शन एनहांस्ड क्या है जी, द फ्रैक्शन ऑफ द कंप्यूटेशन टाइम इन ओरिजिनल कंप्यूटर then can be that can be converted to take advantage of enhancement. It is always less than or equal to 1। ठीक है, ये कंप्यूटेशन टाइम की फ्रैक्शन है जिसको अगर आप एनहांसमेंट ऑन करते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ कंप्यूटेशन टाइम इन ओरिजिनल कंप्यूटर दैट कैन बी कन्वर्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ एनहांसमेंट। ठीक है, अभी आपको इस एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ, जो फ्रैक्शन एनहांस्ड है इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, और स्पीड अप एनहांस्ड किया है द इंप्रूवमेंट गेन्ड बाय द एनहांस्ड एग्जीक्यूशन मोड, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, जैसे टर्बो मोड है आप उसे ऑन करें तो आपकी स्पीड अप एनहांस्ड हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, तो अभी आपको ये जो पैरामीटर्स हैं इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, लेट्स सपोज हमारे पास एक वेब सर्वर है और उसके लिए हम प्रोसेसर को एनहांस करना चाहते हैं। द न्यू प्रोसेसर इज 10 times फास्टर ऑन इन कंप्यूटेशन इन वेब सर्विंग एप्लीकेशन देन द ओल्ड प्रोसेसर। ठीक है जी, एक वेब सर्वर है, उसमें प्रोसेसर है और वो प्रोसेसर जो है हम उसमें एनहांसमेंट यूज़ करते हैं तो वो 10 times फास्टर हो जाता है इन कंप्यूटेशन। करेक्ट। ठीक है जी, एज्यूमिंग दैट द ओरिजिनल प्रोसेसर विदाउट एनहांसमेंट, ठीक है, ओरिजिनल प्रोसेसर की बात है जिसमें एनहांसमेंट नहीं है। Assuming the original processor is busy with computation 40% of the time and is in waiting state for I/O at 60% of the time। ठीक है जी, ओरिजिनल प्रोसेसर जिसमें एनहांसमेंट नहीं थी वो कंप्यूटेशन में 40% ऑफ द टाइम कंज्यूम कर रहा है और वेटिंग स्टेट में आईओस के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए 60% टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द ओवरऑल स्पीड अप गेन अगर हम एनहांसमेंट को यूज करें। अब मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास एक वेब सर्वर है, उसमें कोई एप्लीकेशन रन हो रही है और उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है जी, उस माइक्रो प्रोसेसर के साथ अगर हम कोई एनहांसमेंट अटैच कर दें, कोई एक ऐसा हार्डवेयर अटैच कर दें कि वो फास्ट हो जाता है, तो वो 10 times कंप्यूटेशन जल्दी परफॉर्म करेगा। ठीक है जी, और सेकेंडली हमें यह बताया गया है कि अगर आपका जो प्रोसेसर है अगर आप उसमें एनहांसमेंट यूज़ नहीं कर रहे तो वो 40% कंप्यूटेशन में टाइम ले रहा है और 60% जो है वो आईओ में टाइम ले रहा है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ओवरऑल स्पीड अप क्या है, ओवरऑल स्पीड अप गेन क्या है आपका अगर आप एनहांसमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे जो अभी हमने पीछे पैरामीटर्स डिफाइन किए थे, फ्रैक्शन एनहांस और स्पीड अप एनहांस, यहाँ ये आपको पता चल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अगर आप एनहांसमेंट यूज़ करते हैं तो जो फ्रैक्शन एनहांस्ड होगी वो कंप्यूटेशन टाइम के अंदर होगी। ठीक है, आईओ के अंदर नहीं होगी क्योंकि उसने सिर्फ वेट करना है, उसने कंप्यूटेशंस नहीं करनी।
तो फ्रैक्शन एनहांस्ड इज 0.4। स्पीड अप एनहांस्ड क्या था कि आपने एनहांसमेंट अपने प्रोसेसर के साथ अटैच की तो आपके माइक्रो प्रोसेसर ने 10 टाइम्स ज्यादा तेजी से कंप्यूटेशन शुरू कर दी। तो दिस इज स्पीड अप एनहांस्ड विच इज 10। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो ओवरऑल यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है स्पीड अप ओवरऑल, इसमें आप वैल्यूज पुट करें फ्रैक्शन एनहांस्ड और स्पीड अप एनहांस्ड की, तो हमारे पास जो आंसर है इट इज़ 1.56। हमने यहाँ पे स्पीड अप एनहांस्ड और फ्रैक्शन एनहांस्ड की वैल्यूज पुट की हैं, तो हमारे पास जो ओवरऑल स्पीड अप एनहांस्ड ओवरऑल स्पीड अप आया है, ओवरऑल स्पीड अप वो हमारे पास 1.56 है। ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल शुरू के लेक्चर में जब हमने अमदाहज लॉ का डिस्कस किया था और वहाँ पे हमने कहा था कि पैरेललिज्म पे लिमिट अप्लाई होती जा रही है, तो बेसिकली ये सिर्फ पैरेललिज्म पे अमदाहज लॉ ने लिमिट नहीं अप्लाई की थी, और बहुत सारी पैरामीटर्स हैं, एनर्जी और डिपेंडेबिलिटी और बहुत सारे पैरामीटर्स जिनमें अमदाहज लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो वो ये अमदाहज लॉ में ये कह रहा है बेसिकली कि अगर आप इम्प्रूवमेंट्स लाते जाएं तो एक वक्त आएगा कि इम्प्रूवमेंट्स का फ़ायदा होना बंद हो जाएगा। ये हमें अमदाहज लॉ कह रहा है। ठीक है। बिल्कुल उसी तरह अगर हमने 2 कोर्स था, हमने 4 कोर बना दिया, इम्प्रूवमेंट आई, 4 कोर से 8 कोर में गए, कुछ इम्प्रूवमेंट आई और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त होगा कि इम्प्रूवमेंट जो है वो कम होती जाएंगी। तो इसीलिए वो अमदाहज लॉ ने हमें पैरेललिज्म पे लिमिट अप्लाई की थी, लेकिन ये सिर्फ पैरेललिज्म पे लिमिट अप्लाई नहीं करता, ये हमें डिपेंडेबिलिटी पे भी लिमिट अप्लाई कर सकता है, एनर्जी पे भी, और जितने भी पैरामीटर्स हमने देखे उनमें लिमिट अप्लाई कर रहा है ये अमदाहज लॉ। यहाँ तक क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी। ये एक और एग्जांपल है, बल्कि ये सिर्फ ये एग्जांपल हमें कर लें दें, फिर हम नेक्स्ट हम ये लास्ट स्लाइड है हम आज की, तो उसके बाद फिर हम इसको क्लोज करते हैं। ये वही एग्जांपल है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने की थी। ठीक है। एक डिस्क सब सिस्टम था जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स थे, 10 डिस्क थी और ये कंपोनेंट्स थे। ठीक है जी। तो लेट्स सपोज हम एक पावर सप्लाई में एनहांसमेंट लाते हैं, और एनहांसमेंट हम इस तरह लाते हैं कि हम रिडंडेंट एक पावर सप्लाई और लगा देते हैं। ठीक है। तो जब हमने रिडंडेंट बना दिया अपनी पावर सप्लाई को, तो जो इसकी MTTF है ये इम्प्रूव होके ये 830 × 10⁶ आवर्स बन गई। ये बहुत इंप्रेसिव इम्प्रूवमेंट है कि आपके यहाँ कहाँ 200,000 आवर्स थे, यहाँ पे 830 मिलियन आवर्स बन गए। ठीक है जी। तो अब अगर आप कैलकुलेट करें ये अपने फेलियर रेट को, मैंने आपको कहा था जो अमदाहज लॉ है सिर्फ पैरेललिज्म के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं करता, ये बाकी पैरामीटर्स के ऊपर भी, डिपेंडेबिलिटी के ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर रहा है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि डिपेंडेबिलिटी में जो इंप्रूवमेंट है वो क्या आती है। तो फेलियर रेट यहाँ पे जब ये 1/200,000 हमने जो पीछे वैल्यू पुट की थी वहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर दें। ठीक है। तो जो न्यू MTTF होगा 5 per million आवर्स कैन बी इम्प्रूव्ड आउट ऑफ 23 फॉर द होल सिस्टम। ठीक है। ये जो 23 FIT हमारे पास आया था 23,000, उसमें ये जो पैरामीटर है ये 5 per million आवर्स कैन, ये जो पैरामीटर है ना ये हमें ये इसकी वजह से हमारे पास इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो जो फ्रैक्शन एनहांस्ड है इट इज़ 5/23। ठीक है। ओरिजिनली ये 23 था, जब आपने ये वैल्यू पुट किया है तो आपके पास इस पैरामीटर की वजह से इम्प्रूवमेंट आई है, तो ये फ्रैक्शन एनहांस्ड है 5/23। अब ये जो स्पीड अप एनहांस्ड है, ये कंप्यूटेशनल स्पीड की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये डिपेंडेबिलिटी एनहांस्ड है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने इस एग्जांपल में डिपेंडेबिलिटी मेजर की थी, तो यहाँ पे डिपेंडेबिलिटी एनहांस्ड जो है बेसिकली ये रेशियो है 830 × 10⁶ डिवाइड बाय ओरिजिनल, ये वैल्यू ओरिजिनल है। तो यहाँ पे हमें 4156। तो ये जो एनहांस है ये तो इम्प्रेसिव है, लेकिन जो फ्रैक्शन एनहांस्ड है वो 0.2176 है। और अगर आप इन वैल्यूज़ को इस इम्प्रूवमेंट में अप्लाई करें, अमदाहज लॉ में अप्लाई करें, तो हमारे पास एक स्मॉल बेनिफिट है सिर्फ इस पावर सप्लाई को रिडंडेंट बनाने का। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद करके हर एक के अंदर रिडंडेंसी लें, डिपेंड करता है कि उसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमने इम्प्रूवमेंट पावर सप्लाई की लाइफ में तो बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट लिया है एक रिडंडेंट लगाने से, लेकिन उसका ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट है, डिपेंडेबिलिटी जो उसकी ओवरऑल है, वो सिर्फ 28% इम्प्रूव हुई है। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें। नेक्स्ट लेक्चर में हमारी चंद कुछ स्लाइड्स रह गई हैं, जिसमें जो टाइम हो रहा था ना CPU टाइम का, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो हम CPU टाइम कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं।
और ऑलमोस्ट आपका चैप्टर जो है वो कंक्लूड होने वाला है। तो मैं आपका वेट कर रहा हूँ 5 मिनट्स। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है। और इस वक्त जो भी प्रेजेंट है अपने बाकी क्लास फेलोज को बता दें, मैंने आज अटेंडेंस मार्क कर चुका हूँ। मैं रैंडमली ड्यूरिंग द लेक्चर एक दफ़ा अटेंडेंस, क्योंकि आपके यहाँ पे रिकॉर्डेड है, मैं एक दफ़ा सैंपल करूँगा जिस अपनी मर्जी के टाइम पे, और आपको बता दिया करूँगा। आज मैंने आई गेस 8:15 पे सैंपल किया है, तो जो भी स्टूडेंट्स लाइव थे उनकी अटेंडेंस हो गई है, बाद की अटेंडेंस नहीं हुई। तो मैं अब कमिंग लेक्चर्स में रैंडमली किसी भी वक्त एक दरमियान में अटेंडेंस ऑटोमेटिकली जस्ट क्लिक से मुझे अटेंडेंस मिल जाती है, तो मैं अटेंडेंस मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, तो बी केयरफुल, अपने बाकी स्टूडेंट्स को बता दें, ऐसा ना हो कि बाद में आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाए। सिर्फ 25 स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 20 to 30 स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन होते हैं, जिनमें से आधे जो हैं वो ऑफ माइक म्यूट करके चले जाते हैं और कुछ जो हैं वो आते ही कोई आधा पौना घंटे बाद हैं। तो अगेन बी केयरफुल। और आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। और अगर आप में से कोई जाना चाहता है नेक्स्ट क्लास के लिए तो आप जा भी सकते हैं, क्योंकि लेक्चर का टाइम ऑफ हो चुका है।